नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 11 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है आफ्टर द हार्वेस्ट और ये बात करता है कि जो नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है वो काफ़ी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ कोल्ड चेन या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ही बढ़ावा देना एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सारी दिक्कतें हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है। तो आइए आप देखते हैं इसका लिंक सिलेबस के साथ। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। और इस एडिटोरियल में बात की गई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसके द्वारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं भारतीय एग्रीकल्चर में उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की गई है 1 लाख करोड़ की, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके द्वारा स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको सेटअप किया जाएगा ताकि जो किसान हैं उन्हें अपनी क्रॉप्स के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसकी वजह से करीब करीब जो 30% हिस्सा है जितनी टोटल क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसका वो बेकार हो जाती है, यानी कि वो किसी काम में नहीं आ पाती है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सही नहीं है। तो आइए आप देखते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जुड़ी हुई कुछ और बातें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो नई फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है ये 1 लाख करोड़ रुपए की है और इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके द्वारा स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा पूरे भारत में। और इसका मूल उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर दाम मिले, क्योंकि जब स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के अभाव में किसानों को अपनी जो उपज है उसको बहुत ही सस्ते दामों में बेचना पड़ता है और इसकी वजह से उनकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है। और इस 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा खासतौर से कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, वेयर हाउसेस बनाने के लिए और एग्री मार्केट्स को डेवलप करने के लिए धन दिया जाएगा। और इस स्कीम को पहली बार अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस और रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए कुछ महीने पहले। और एआईएफ के अंतर्गत जितने भी लोन होंगे 2 करोड़ से नीचे, इन पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 3% की। यानी कि अगर लोन बैंक आपको 10% का दे रहा है तो 3% की सब्सिडी का मतलब है कि आपके ऊपर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा वो होगा 7% का। और ये जो लोन्स हैं ये डिसबर्स किए जाएंगे अगले 4 सालों में, जिसमें कि 10,000 करोड़ 2020-21 में दिए जाएंगे और जो 30,000 करोड़ की राशि है ये अगले 3 सालों में दी जाएगी। और जब 9 तारीख को ये लॉन्च हुआ है तभी 1,128 करोड़ के नए लोन्स दिए गए हैं करीब करीब 2200 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और इस स्कीम के द्वारा खास तौर से किसानों को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को जिन्हें PACS भी कहा जाता है, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और कई सारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, इन सबको सपोर्ट और लोन की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये लोग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को बना सकें और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर सकें। और जब पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो इससे फार्मर्स को बेहतर दाम मिलेंगे अपने फार्म प्रोड्यूस के लिए, क्योंकि वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर पाएंगे और उसे बेच पाएंगे अपने अनुसार ज़्यादा दामों पर। दूसरा, जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाएगी। तीसरा, प्रोसेसिंग हो जाएगी फार्म प्रोड्यूस की और वैल्यू एडिशन भी होगा जिससे भी उन्हें ज़्यादा दाम मिल सकेंगे। तो इससे सरकार की जो उम्मीद है कि किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों को प्रोत्साहन भी मिलेगा
और भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विश्व भर में compete करने की क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और अभी की जो स्थिति है भारत में, तो करीब करीब 16% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और करीब करीब 10% सीरियल्स, ऑयल सीड्स और पल्सेस भारत में वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ चाहिए इनको सही रखने के लिए काफ़ी दिनों तक वो भारत में मौजूद नहीं है। और एक रफ अनुमान है कि करीब करीब 30% जो प्रोड्यूस होती है भारत में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो वेस्ट हो जाती है। और ये भारत के लिए एक भारी नुकसान है और अवॉइडेबल नुकसान है जिसको रोका जा सकता है, और अब सरकार इसी ओर ध्यान दे रही है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो कैसे किसानों की मदद करेगा। तो अगर स्टोरेज की बात की जाए तो फिलहाल भारत में जितना भी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर किसानों का नहीं है, यानी कि वो सेवाएं किसान दूसरों से ले रहे हैं। और इसी वजह से किसानों के ऊपर हमेशा ये दबाव रहता है कि जैसे ही उनकी फील्ड में हार्वेस्टिंग हो गई यानी कटाई हो गई, उसके बाद उन्हें प्रोड्यूस को जो भी दाम मिल रहा है उस पर बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अपनी नहीं है और ख़ास तौर से इसकी वजह से उन्हें कम दाम मिलते हैं। लेकिन अब AIF का उद्देश्य ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसान या किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस के पास हो। इससे किसानों को मदद मिलेगी कि वो अपनी प्रोड्यूस को अपने समय अनुसार मार्केट में ला सकें और बेहतर मूल्य उसका प्राप्त कर सकें। तो इससे ये फ़ायदा भी डायरेक्टली होगा किसानों को। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में ये बताया गया है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है और इसके द्वारा वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और अन्य कटाई के बाद फसल प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो लोन इसके द्वारा दिया जाएगा वो करीब करीब 2 करोड़ हो सकता है अधिकतम राशि, और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो है 3% की, और जो लोन की ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 7 सालों के लिए। और इस लोन को मुख्य रूप से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन भी कहा जाता है, उन्हें दिया जाएगा। जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन्हें भी दिया जाएगा। और इसके द्वारा लक्ष्य है कि अगले 3 वित्त वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया जाएगा। और बैंकों के लिए भी इसे आकर्षक बनाया गया है, और इसके लिए सरकार ने बैंकों को ये आश्वासन दिया है कि जितना भी लोन इस स्कीम के द्वारा दिया जाएगा उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये सरकार समर्थित क्रेडिट कवरेज का प्रावधान इसमें रखा गया है। और एडिटोरियल का भी मानना है कि कुल मिलाकर इसे कम से कम कागज़ पर एक अच्छी योजना माना जा सकता है, क्योंकि कृषि उपज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और उसमें वैल्यू एडिशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसके द्वारा जो आधारभूत संरचना है यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह स्वयं खेतों और एस्टैब्लिश्ड फार्मर ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के निकट पहुंच रही है। और इस प्रकार हाल के उन सुधारों को भी पूरकता मिलेगी जो आवश्यक रूप से उत्पादकों की वास्तविक स्थिति और उपभोक्ता के व्यय में उनकी हिस्सेदारी में सुधार पर लक्षित है। यानी कि ये जो कदम है सरकार का, ये वैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा जिसके द्वारा जो प्रोड्यूसर्स को मिलने वाली इनकम है यानी कि जो किसानों को मिलने वाली इनकम है वो उचित हो। लेकिन एडिटोरियल साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी गिनाता है, जैसे कि कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं भारत सरकार की जो कि करीब करीब इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। और एडिटोरियल का मानना है कि सरकार के पैसे के बेहतर उपयोग के लिए इन सारी स्कीम्स को एक साथ मिला देना चाहिए। जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वो भी प्री कूलिंग इकाइयों, वातानुकूल शीत गृहों, रीफर वाहनों, राइपनिंग और क्योरिंग चैम्बर्स और इस तरह के अन्य पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट पर
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है। और इसी प्रकार वर्तमान में आलूओं के लिए भी कोल्ड स्टोरेज की कोई ज़्यादा कमी नहीं है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज के लिए भी काफ़ी मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी निर्मित की गई है। तो इसी वजह से एडिटोरियल एक स्वाभाविक प्रश्न उठाता है कि ऐसा होने पर क्या जरूरत है कि कृषि अवसंरचना कोष के रूप में एक और योजना को सरकार के द्वारा लाया जाए। और यदि ये आवश्यक ही है तो फिर विवेकपूर्ण फैसला ये होगा कि पहले से मौजूद सभी योजनाओं को इस नए कोष से मिला दिया जाए ताकि सरकारी धन का बेहतर लाभ उठाया जा सके। तो यहाँ जो सरकार की मंशा है वो ये है कि अलग अलग रूप से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी ये कर रहा है, प्याज और आलू के लिए ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन AIF के माध्यम से सरकार चाह रही है कि ये व्यापक रूप में फैले और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल्ड चेन और जो कृषि प्रसंस्करण यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें ही सारी एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं का अचूक उपाय मानना सही नहीं होगा। और इसके कुछ उदाहरण भी एडिटोरियल ने पेश किए हैं, जैसे कि भारत में गन्ने की फसल का 3/4 हिस्सा शुगर मिलों के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। और इसी प्रकार एडिटोरियल बताता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका भी 1/4 भाग संगठित डेयरियों के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि गन्ना भुगतान बकाया की समस्या हल नहीं हो पा रही है और जो दूध की खरीद की कीमतों में भी भारी गिरावट वर्तमान में देखी गई है उस पर भी रोक नहीं लग पाई है। और यही परिदृश्य प्याज और आलू के लिए भी सही साबित होगा। तो एडिटोरियल का कहना यह है कि सिर्फ हम अगर पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ अच्छी कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी जो समस्याएं हैं प्राइस को लेकर वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए कुछ और बुनियादी सुधारों की भी आवश्यकता होगी। और एडिटोरियल बताता है कि निश्चित रूप से उपज के भंडार की सक्षमता किसानों को अवसर देती है कि वह फसल के मौसम में उत्पाद के कम मूल्यों से उबरते हुए आगे की अवधियों में धीरे धीरे अपना उत्पाद मार्केट में लाएं और उसे बेचें और ऑफ सीजन के उच्च मूल्यों का लाभ प्राप्त कर सकें। और ये तभी संभव है जब अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ किसानों के पास उचित दामों पर अवेलेबल हों, जैसा कि अभी नहीं है। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि सिर्फ ऐसा करने से जो प्राइस वॉलेटिलिटी है यानी कि मूल्य अस्थिरता है उसकी समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइस वॉलेटिलिटी है इससे ना तो उत्पादकों को फायदा होता है और ना ही उपभोक्ताओं को। इसका सारा फायदा ले जाते हैं मिडिलमैन। और आगे एडिटोरियल बताता है कि स्वतंत्रता के बाद से पहले 40 वर्षों के दौरान जो नीति निर्माताओं का पूरा ध्यान था वो कृषि उत्पादन की वृद्धि पर फोकस था, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना फूड क्रॉप्स के मामले में। और इसमें आगे चलकर भारत ने सफलता भी पाई ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। और इसके बाद ध्यान गया एग्रो प्रोसेसिंग पर नीति निर्माताओं का। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि जो अगली क्रांति भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहिए वो चाहिए जो उत्पाद सरप्लस की प्रॉब्लम है वर्तमान दौर में उसे दूर किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉप प्लानिंग और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी कि फसल नियोजन और सूचना प्रसार को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को अपने उत्पादन निर्णयों को बेहतर ढंग से मार्केट के साथ अलाइन करने में मदद मिले कि उन्हें किस मात्रा में कौन सी फसल को उगाना चाहिए। और अगर ऐसा किसान कर पाएंगे तो वो प्राइस वॉलेटिलिटी से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे और उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो आज की कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को। तो भारत एक मेजर फूड प्रोड्यूसर है और कई सारी फसलों में जैसे कि पल्सेस हो गई, मैंगोज हो गए, बनाना, मिल्क, शुगर केन, टी इत्यादि में भारत काफ़ी अग्रणी स्तर पर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाया है। और भारत का जो वास्ट एग्रीकल्चर रिसोर्स बेस है उसी के द्वारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है कि फूड प्रोसेसिंग और इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ को विकसित किया जाए भारत में। और इसके द्वारा एक और लाभ भारत को मिल सकता है, क्योंकि जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, यानी कि ये बहुत लोगों को रोज़गार दे सकता है अगर सही ढंग से इसे विकसित किया जाए। और भारत में हम देख ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट
है जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के होने से काम चलता है वहाँ करीब करीब 4 लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। और अगर हम अपने एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर लें तो ये लेबर वहाँ डाइवर्ट हो सकता है, और जिसके द्वारा फ़ायदा मिलेगा कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी होगा, और जो रूरल अर्बन माइग्रेशन की प्रॉब्लम है इसको भी काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसमें भी मदद मिलेगी। और अब तो लोगों की लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन आ रहा है कि लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस्ड फूड्स का शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं इससे जुड़ी हुई, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पैकेजिंग फैसिलिटीज़ का अभाव, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चेन और लो लेवल प्रोसेसिंग। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेटा को देखा जाए तो उनके अनुसार भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो करीब करीब $1.5 बिलियन के करीब है, जो कि 92,000 करोड़ होता है, और ये वार्षिक लॉस है। तो इसे रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में लैंड होल्डिंग्स बढ़ गई हैं। फार्म प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे है क्योंकि मैकेनाइजेशन भी नहीं है। सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है क्रॉप्स को लेकर। पेरिशेबिलिटी बहुत है कि क्रॉप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इससे फूड प्रोसेसिंग भी कम होती है और इसका असर एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ता है। और कुल मिला के देखा जाए तो जितना क्रॉप प्रोडक्शन है उसका 30% वेस्ट हो जा रहा है फील्ड्स में, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ का अभाव है। और एक चिंता का विषय है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अभी भी बहुत मात्रा में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का दबदबा है, और इस वजह से भी अच्छी तरीके से कार्य यहाँ नहीं हो पा रहा है। फिर एग्रीकल्चर वर्कफोर्स जो है उसके पास स्किल्स की भी कमी है, तो इससे भी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती है। और फाइनली भारत के पास जो बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप विदेशों में किसी भी फूड प्रोडक्ट या फूड मटेरियल को भेजेंगे तो उसका सर्टिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कई सारे देश इसकी मांग करते हैं, तो उसके लिए भी एक सिस्टम की आवश्यकता है जो कि भारत में अभी पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कि कितनी राशि इसके लिए रखी गई है, तो 1 लाख करोड़ की राशि है। ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम का, तो ये 2029 तक चलेगी। और पर्पज़ क्या है, तो बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ का क्रिएशन करना इसका पर्पज़ है। और इंटरेस्ट सबवेंशन कितने % का दे रही है इस स्कीम के द्वारा, तो 3% का है 2 करोड़ के लोन तक। और AIF के बारे में हमें ये भी जानना चाहिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसकी जो सारी राशि है वो सेंटर की तरफ से आ रही है और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच का फ़र्क भी पता होना चाहिए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों जो कॉस्ट को शेयर करते हैं, और इसमें कॉस्ट शेयरिंग हो सकती है 50-50, 60-40, 70-30 या 90-10 भी। तो इसमें जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंटर का होता है और सेंट्रल एजेंसीज ही इसे इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर मेंस की बात की जाए तो फिर से डायरेक्ट सवाल आपसे AIF के ऊपर हो सकता है। इसके मुख्य प्रोविजंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से इसके द्वारा रोका जा सकेगा, और किस तरीके से ये फार्मर्स इनकम को बूस्ट करने में सहायक होगी। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।